सर्कुलर रिंग, हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर रिंग होगी। तो यहाँ पर मान लीजिए ये एक सर्कुलर रिंग है, थोड़ा मैं इसको बड़ी फिगर यहाँ पर हम बनाएंगे, ये कुछ ऐसे करके एक सर्कुलर रिंग है मान लीजिए। तो अब अगर हम ध्यान दें, इसके सरफेस पर चार्ज है, इसके सरफेस पे क्या है, चार्ज। इस याद रखना, इस डेरिवेशन को, इस डेरिवेशन की एक बड़ी फिगर आपको बनानी है पेपर में भी। क्यों? क्योंकि फिगर में बहुत सारी बातें होंगी, थीटा हमें बहुत सारे बनाने होंगे, कंपोनेंट्स हमें बहुत सारे बनाने होंगे, तो इसलिए फिगर को यहाँ पर कंजूसी मत करना। जब भी फिगर की बात हो थोड़ी सी बड़ी फिगर बनाइए, प्रॉपर क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो ये हमारी मान लीजिए एक रिंग है जिसकी रेडियस हो गई हमारी लेट से ए, कितनी होगी, लेट से ए, और इस पर प्लस साइन ऐसे करके चारों तरफ इसके सरफेस पर फैला हुआ है कुछ इस तरीके से। सरफेस पर फैला हुआ है तो क्या लेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्यू अपॉन में ए, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर कितना चार्ज है इसका, क्यू, इसकी रेडियस हो गई हमारी ए, इसके ठीक सेंटर से हमारे आर डिस्टेंस दूर, ये हमारा आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है, ये वाला पी पॉइंट, आर डिस्टेंस पर, और इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। समझ में आए? एक बार इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ऐसे करके एक रिंग है, यहाँ पर हमारी क्या है, एक रिंग, उसके ऊपर प्लस साइन चारों तरफ क्या हुआ है, फैला हुआ है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके ठीक सेंटर से हमने यहाँ पर ऐसे करके, सेंटर समझ में आ रहा है, सेंटर से बिल्कुल ठीक इस पॉइंट पे, ये एक पॉइंट है पी, और इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू सर्कुलर रिंग, ड्यू टू सर्कुलर रिंग। कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। अब एक मेथड समझो ध्यान से। अभी तक आपने जो भी चैप्टर पढ़ा है उसमें आपने सिर्फ पॉइंट चार्ज के बारे में बात करी, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक प्रोटॉन हो गया, 4 कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज, 3 कूलम चार्ज, ऐसे करके। अभी हमने एक कोई बॉडी नहीं पढ़ी कि पूरी बॉडी पर एक चार्ज फैला हुआ है, उसको कैसे स्टडी करेंगे। अब सुनो, जब भी आपके पास कुछ इस तरीके की बॉडी हो, जैसे कोई रिंग हो गई, कोई मेटल की बॉल हो जाएगी, एक रॉड भी हम पढ़ेंगे, तो उनमें क्या काम करना है, उनमें हम एक छोटा सा क्या काम करेंगे, एक चार्ज एलिमेंट लेंगे। मतलब पूरी बॉडी को आप एक साथ नहीं पढ़ेंगे, उसका एक स्मॉल पॉइंट पढ़ लेंगे। क्योंकि याद करो कूलम्ब्स लॉ जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे, और सबसे पहला पॉइंट क्या था कि कूलम्ब्स लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, ये पहली ही लाइन थी, कूलम्ब्स लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। वो जो आपका फॉर्मूला है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर, वो पॉइंट चार्ज अगर छोटे छोटे चार्ज है उस पर एप्लीकेबल है। अगर वो उस पर एप्लीकेबल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला भी उस पर ही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वो भी तो वहां से ही आया है, फोर्स से ही तो हम ई देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस पे आप कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते, इस पे आप E इक्वल टू 1/4πε0 R स्क्वायर नहीं लगा सकते। हाँ, लेकिन पॉइंट चार्ज पे तो लगा सकते हैं ना। तो हम क्या काम करेंगे, इसका एक बहुत स्मॉल एलिमेंट लेंगे, इसका एक छोटा सा हिस्सा। मान लो मैंने इसकी एक बहुत ही छोटी सी लेंथ ले ली, ये वाली, और इस लेंथ को मैं क्या कह रहा हूँ, डीएल कह रहा हूँ। समझ में आता है? यहाँ पर रिंग को एक बार इमेजिन करने की कोशिश करिए, ये हमारी एक रिंग हो गई, एक बड़ी सी रिंग, उस रिंग के ये वाला छोटा सा हिस्सा ले लिया मैंने, डीएल लेंथ का छोटा सा हिस्सा। तो मुझे एक बात बताओ, इस डीएल लेंथ पर बहुत ही छोटा सा चार्ज आएगा, वो चार्ज मान लेते कितना, डी क्यू, कितना, डी क्यू। क्या ये बातें समझ में आती है? इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं, इंटीग्रेशन इसको कहा जाता है, जो हम यूज करेंगे। फिर से इसको समझें एक बार। हमारे पास एक बहुत बड़ी सी एक रिंग है, उसके ऊपर प्लस का चार्ज चारों तरफ फैला हुआ है, उस पर हम कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते, उस पर हम ई का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। हमने क्या काम करा, वो पॉइंट चार्ज पे लगा सकते हैं। तो उसके ऊपर किसी टॉप पर या कहीं पर भी टॉप पर मैंने क्या काम करा, एक छोटा सा डीएल एलिमेंट ले लिया, उस डीएल पर बहुत ही छोटा सा चार्ज आएगा जो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर सकते हैं, उस पर तो लगा सकते हैं ना, पूरी रिंग पे नहीं लगा सकते, उतने से तो लगा सकते हैं। तो वो हो गया मेरा डीएल, डीएल के ऊपर कितना चार्ज है, डी क्यू। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, अब बहुत ध्यान से समझेंगे। इस वाले की इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए मुझे, कहां होगी, सोच समझ के बोलिएगा। इस तरफ होगी, इस तरफ होगी, या कहीं और होगी? ऐसे होगी। बहुत समझ में आ रहा है? मतलब कि ये वाले पॉइंट की अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक लाइन में देखेंगे, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहाँ पर ऐसे। क्या बात समझ में आई? ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ी तो होगी नहीं भाई, इतना डी क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत कम होगी, तो ये कितनी होगी, डीई, DE1 लेट्स। हम यहाँ पर डी किस चीज के लिए यूज करते हैं, बहुत छोटी चीजों के लिए। जब भी हम आगे डी लगाएंगे किसी क्वांटिटी के तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, बहुत स्मॉल क्वांटिटी। डी क्यू, डी एल, डी, डी क्यू चार्ज है तो वो डी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। क्या बात समझ में आई? उसी तरीके से यहाँ पर ठीक इसके सामने, बिल्कुल सामने हम एक और पॉइंट ले लेते हैं, सेम बिल्कुल डीएल लेंथ का, कितना, डीएल लेंथ का। अगेन उस पर भी चार्ज है हमारा डी क्यू। डेरिवेशन को बहुत ध्यान समझना, क्योंकि आगे की डेरिवेशन भी ऐसे ही होंगी, बहुत क्लियरली आराम समझना, और मैथ्स भी काफी यहाँ पर आएगा। तो अगेन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, ऊपर की तरफ। चलिए बना लेते हैं इसको भी। तो ये हो गया हमारा कुछ इस तरीके से,
और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई हमारी DE2। क्या बात समझ में आ गई? कोई डाउट है? ये पूरी डिस्टेंस हो गई R, ये हो गया A, तो क्या आप ये निकाल सकते हो? ये कितना होगा? A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये 90 डिग्री है, सही। उसी तरीके से ये वाली भी सेम होगी, अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? इस फिगर में, इतनी फिगर में कोई डाउट है? अभी फिगर कंप्लीट नहीं हुई है, पहले इतना समझिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। समझ में आ गया? P पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अब ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को जरा देखिए क्या करेंगे। यहां पर हम एक 11th क्लास का एक टर्म यूज करेंगे, कंपोनेंट्स। एक वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, जरा एक बार थोड़ा सा 11th क्लास का रिकैप ले लेते हैं। 11th क्लास में जाते हैं। अगर मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और कोई एक वेक्टर है हमारा ए वेक्टर, और वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है। कितने पर है? थीटा एंगल पर। तो इस वेक्टर के दो हिस्से हो जाते हैं एक्स एक्सिस पे, मतलब एंगल की साइड हो जाता है ए कॉस थीटा, और एंगल से जो दूर है वो जाता है ए साइन थीटा। इसको हम कहते हैं एक वेक्टर के कंपोनेंट्स करना, एक वेक्टर के कंपोनेंट्स करना। तो एक वेक्टर हमारा था एक्स एक्सिस पे, उसका एंगल थीटा था, तो जहां पर एंगल की तरफ हमने कौन सा ले लिया? ए कॉस थीटा। अगर एंगल वाई की तरफ होता तो वाई पे क्या आ जाता? ए कॉस थीटा। ऐसा याद ना करें कि एक्स एक्सिस पे हमेशा ए कॉस थीटा होगा, ऐसा ही। कैसे याद रखें? एंगल की साइड क्या बनेगा? ए कॉस थीटा। एंगल से जो दूर होगा वहां क्या बनेगा? ए साइन। सेम फिनोमिना हम वो यहां पर अप्लाई करेंगे। अब जरा देखो, मैंने क्या काम करा, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, कोई दिक्कत की बात नहीं, और ऐसे करके एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसे। और बहुत ध्यान समझना फिगर को, समझ में आया? ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। और अगर ये पूरा थीटा है तो मेरे हिसाब से ये दोनों एंगल भी थीटा थीटा हो जाएंगे, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट। समझ में आता है? एक एक स्टेप आराम से समझेंगे। अब जरा लगाते हैं हम ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पर। किस पे लगाएंगे? E1 E2 पर लगाएंगे। जरा ध्यान से देखें, यहाँ पर E2 का ये वेक्टर दिख रहा है आपको, E2, ये एंगल थीटा है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये क्या हो गई? वाई एक्सिस। तो क्या E2 के दो कंपोनेंट बनेंगे? एक बनेगा हमारा DE2 cos थीटा, यहाँ पर cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा? एंगल के साइड। ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा? DE2 sin थीटा। उसी तरीके से DE1 के भी देखो कंपोनेंट बनेंगे। थीटा की डायरेक्शन में कौन आएगा? DE1 cos थीटा। और यहां पर इस तरफ नीचे की तरफ क्या आ जाएगा? DE1 sin थीटा। क्या ये समझ में आया? ये पॉइंट बहुत ध्यान देना पड़ेगा भाई साहब, इस पॉइंट में ये कहानी हो रही होगी, इसलिए फिगर मैंने बड़ी बनाई जिससे आप क्लियर फिगर को देख सको। क्या बात समझ में आई? आराम से समझेंगे इसको। ये रहा हमारा DE2, DE2 के दो कॉम्पोनेंट बने, एक बना DE2 cos थीटा, एक हमारा बन गया DE2 sin थीटा। याद रखना, जो भी आप दो कॉम्पोनेंट बनाओगे या आपके दो कॉम्पोनेंट बनेंगे, उसके बीच में ही आपका वेक्टर होना चाहिए। ये नहीं कि वेक्टर यहाँ कॉम्पोनेंट ऐसे बन जाए, नहीं। ये हमारा cos थीटा, ये sin थीटा, उसके बीच में आपका वेक्टर होगा, क्योंकि उसी वेक्टर को आपने डिवाइड करा है। समझ में आया? उसी तरीके से DE1 यहाँ पर हो गया DE1 cos थीटा, और नीचे की तरफ आ गया DE1 sin थीटा। इतनी बात समझ में आई? कोई भी डाउट है तो बताइए। अब आगे स्टेप करते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या E1 E2 इक्वल होंगे? सोच के बोलिएगा, क्या E1 E2 इक्वल होंगे? आंसर है हाँ। देखो चार दोनों का सेम है, DQ DQ, और डिस्टेंस भी सेम है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। अगर E1 E2 इक्वल है तो मेरे हिसाब से DE1 sin थीटा, DE2 sin थीटा दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देंगे, क्योंकि इक्वल भी है और क्या है? अपोजिट भी है। ये वाली बात समझ में आई? अगर मैं यहाँ पर कोई भी अपोजिट चार्ज के पेयर ले लूं, ध्यान समझना, यहाँ पर मैंने इन दोनों के लिए, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आई, E1 sin थीटा कट गया। उसके बाद थोड़े आगे वाले ले लो, मतलब इसको यहाँ करो, उसको पीछे करो, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई, फिर sin थीटा कट गया। ऐसे करते करते क्या पूरी रिंग कवर नहीं हो जाएगी? लगाओ दिमाग, लगा सको तो। ये हमारी पूरी रिंग है, तो एक मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, एक मैंने ये लिया, ये वाली। उसके P पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, sin थीटा क्या हो गया? कैंसिल। अब थोड़ा आगे वाला ले लेते हैं, ये यहाँ पर, इसकी हमने पॉइंट देखा P पॉइंट पे, अगेन sin थीटा वो भी क्या हो गए? कैंसिल। पूरी रिंग जब मैं कवर करूंगा ऐसे छोटे छोटे पार्ट करते 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 करते, तो कुल मिला के sin थीटा तो हमेशा कैंसिल ही हो जाएगा, और सबका cos थीटा यहाँ आएगा। D1 cos थीटा, D2 cos थीटा, D3 cos थीटा, सबका cos थीटा कहाँ आएगा? इस तरफ आएगा। कुल मिलाकर एट पॉइंट P टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो गए? DE cos थीटा का, सारा का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सबका।
मतलब अब जरा देखो ध्यान से, पहले तो मैं वही लिख दूं जो मैंने अभी बताया, E1 E2 क्या हो जाएंगे इक्वल, सो DE1 साइन थीटा किसके इक्वल होगा, DE2 साइन थीटा के, मतलब साइन थीटा के, जिससे ये एक दूसरे को हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P किसके इक्वल होगा, जरा देखें। अब यहां पर मैथ्स यूज होगी, जरा ध्यान समझना। इंटीग्रेशन DE cos थीटा, इंटीग्रेशन DE cos थीटा, कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, 0 से 2 पाई a, 0 से 2 पाई a इंटीग्रेशन समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान समझो, ध्यान समझो। पूरा चार्ज कहां पर फैला हुआ है, सरकमफ्रेंस पे तो फैला हुआ है, मतलब कि 2 पाई a पर, तो हम 0 से, मतलब कि यहां से 0 से कितना चार्ज ले रहे हैं, 2 पाई a, 0 से 2 पाई a, क्योंकि उन सबका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कौन सा आ रहा होगा, E cos थीटा, DE cos थीटा, DE cos थीटा, DE cos थीटा, सबका DE cos थीटा आएगा। क्या बात समझ में, इंटीग्रेशन समझ में आए। इनको लिमिट्स कहते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, कि कहां से आप कहां तक चलते हैं। क्या बात क्लियर हुई। अब यहां पर आपका सिंपल, पहले तो ये कॉन्सेप्ट था, अब यहां मैथ्स चलेगा, बस पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। फिगर क्लियर हुआ, किस तरीके से DE cos थीटा है, साइन थीटा कैसे कैसे लोगे। इसमें किसी को हल्का सा भी कोई डाउट हो तो बताओ, आगे परेशान करेगा क्यों, जब रॉड के उसके करेंगे। क्लियर है, चलिए अब शुरुआत करते हैं। डी के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, जरा बताना, देखें जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई a 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि भाई dq हमारा एक पॉइंट चार्ज है, तो उसके लिए हम लगा सकते हैं dq अपॉन में इसका स्क्वायर, इसका a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट का स्क्वायर। क्या समझ में आया, समझ में आया भाई। पॉइंट चार्ज से उस पॉइंट तक की दूरी जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो डिस्टेंस r नहीं है, वो डिस्टेंस a नहीं है, वो डिस्टेंस क्या है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। ये रहा चार्ज, सोर्स चार्ज, और ये रहा वो पॉइंट। समझ में आया, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये वाला स्टेप समझना पड़ेगा। उसके बाद इनटू में कॉस थीटा, इनटू में कॉस थीटा। क्लियर है, आराम से समझना, थोड़ा सा ये हार्ड रहेगा आपके लिए। क्लियर है, कोई डाउट, यहां तक अगर कोई डाउट हो तो बताओ, आगे सॉल्व करें, आ जाओ। ये हमारा कितना है, ये हो गया हमारा 0 से 2 पाई a, 0 से 2 पाई a 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन में a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि रूट का स्क्वायर करेंगे तो सिंपली रूट हट जाएगा, तो क्या बन गया a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कॉस थीटा की जरा वैल्यू बताने लगा ना, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है r और हाइपोटेनियस क्या है a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही तो होगा। मतलब कॉस थीटा के प्लेस में क्या मैं लिख सकता हूं, r अपॉन में a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, कॉस थीटा के प्लेस में। कॉस थीटा देखिए ना, ये वाला ट्राइंगल देख, ये वाला ट्राइंगल देख, तो ये थीटा है, तो कॉस थीटा क्या होगा था, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। कॉस थीटा 10th क्लास में पढ़ा यार, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया r और हाइपोटेनियस हो गया a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। अच्छा, अब जरा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 0 से 2 पाई a 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq इंटू में r अपॉन में a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये 3/2 कैसा समझ में आता है भाई, यहां पर पावर कितनी है 1, यहां पर पावर कितनी है 1/2, तो 1 प्लस 1/2 3/2। इतना पहले समझ लीजिए, नोट करिए पहले, फिर मैं आगे कंटिन्यू। यहां तक आपका फिजिक्स रहेगा, उसके आगे डेरिवेशन में मैथ चलेगा। हम बात करें, देखो लिमिट किसकी लग रही है, पहले ये बताओ, लिमिट लग रही है लेंथ की, a लेंथ है ना, और भाई साहब डेरिवेटिव कौन आ रहा है, चार्ज, जिसपे आगे d लग रहा है, मतलब वो वेरिएबल है। मतलब इसको ऐसा समझो, इंटीग्रेशन में जब भी इसको याद रखना, हमेशा यहाँ पर वेरिएबल कौन आ रहा है, यहाँ पर वेरिएबल है चार्ज, लिमिट किसकी लग रही है, लेंथ की। तो जब भी ऐसा हो तो इसका मतलब इंटीग्रेशन नहीं होगा, उसका इंटीग्रेशन नॉट डिफाइंड है। अब उसको डिफाइन कैसे करेंगे, dq के प्लेस पे अगर मैं कोई l टर्म्स में, मतलब एक ही टर्म्स में कुछ रख दूं, तब कुछ बात बन जाएगी। अब वो कैसे करेंगे, अब ये वाला स्टेप खतरनाक है, उसके बाद डेरिवेशन खत्म। आ जाओ, इतना समझ में आ गया, ठीक है। डायग्राम तो देखो था ही खतरनाक, देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा डायग्राम लग रहा है। आ जाओ देखें, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम यूनाइटरी मेथड का। यूनाइटरी मेथड आप सभी जानते हैं, 6-7 से पढ़ता है कि 2 पेन 10 रुपए के आए तो 1 पेन कितने का आया, तो वही वाला मेथड यूज करेंगे। देखो जरा, आ जाओ जरा ध्यान समझेंगे। 2 पाई ए, 2 पाई ए, ये पूरा सरकमफ्रेंस, मतलब पैरा जो भी क्या सरकमफ्रेंस इसका, इतनी लेंथ पर क्यों चार्ज टोटल बैठा है, सही है, सहमत हो।
इतने पूरी लेंथ पर कितना चार्ज टोटल बैठा भाई, क्यू। तो एक लेंथ पर मतलब एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज बैठा होगा, क्यू अपॉन में 2 पाई ए। सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डीएल लेंथ पर कितना चार्ज बैठा होगा जरा बता सकते हो। डीएल लेंथ पर होगा क्यू अपॉन में 2 पाई ए इनटू में डीएल। और डीएल लेंथ पे वैसे बैठा है कितना चार्ज, हमने कितना माना है, डी क्यू। तो क्या ये डी क्यू नहीं हो गया, क्या डी क्यू एल की टर्म्स में आ गया कि नहीं आ गया, जरा बताओ। समझ में आया, क्लियर है। इस डी क्यू की वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे भाई मेरे, वहां पर पुट करेंगे। तो जरा आ जाओ पुट करते हैं, ठीक है आ जाओ। सो ई हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एनसीईआरटी में और कुछ बुकों में लिमिट बदली है थीटा के टर्म्स, वो चार्ज के टर्म्स में। मैंने चार्ज को बदला है, लिमिट को बदला नहीं है। अलग अलग मेथड है, मतलब अगर जब ऐसा इंटीग्रेशन आता है ना तो दो रास्ते होते हैं, या तो अंदर का डेरिवेटिव बदल लो या लिमिट बदल लो। दो मेथड होते हैं, या तो लिमिट किसकी कर लो, चार्ज की, या अंदर का जो डेरिवेटिव है मतलब जो हमारा वेरिएबल है उसको चेंज कर दो बाहर की लिमिट के साथ। तो मैंने अंदर वाला चेंज करा क्योंकि वो आसान था थोड़ा। अगर मैं लिमिट बदलने चला जाता तो फिर दिक्कत हो जाती। ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस है यार। ठीक है, so 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू के प्लेस में क्या पुट करेंगे, ये क्यू अपॉन में 2 पाई ए डीएल, और इनटू में ये अपना चल रहा है आर। आर के नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। समझ में आ गया। डी क्यू के प्लेस में हमने क्या पुट कर दिया, ये पूरा क्यू अपॉन में 2 पाई ए इनटू में क्या हो गया हमारा डीएल, आर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। जो भी कांस्टेंट है उस सबको बाहर फेंक दीजिए। तो जैसे आप बाहर फेंकोगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, 2 पाई ए ये भी कांस्टेंट है, आर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये भी नहीं, देखो आर नहीं बदल रहा, ना ही ए बदल रहा, तो ये भी बाहर चला गया। तो कुल मिला के बचा के अंदर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक सेकेंड सॉरी, की होल पावर 3/2। अंदर बचा सिर्फ 0 से 2 पाई ए डीएल, क्या बचा, डीएल, क्योंकि वेरिएबल बचा। डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल। भाई एक्स का अगर आप करें, डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स। अगर डीएल का इंटीग्रेशन तो क्या होगा, एल। अगर लिमिट है ए बी तो इसमें यहां लिखेंगे ए और बी। ठीक है, ये मैं सिंपल सी टर्म हमने आपको बताई। तो ये हो जाएगा मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में 2 पाई ए आर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2, और इसके प्लेस में एल आएगा, एल मतलब 2 पाई ए। समझ में आया भाई। डीएल का इंटीग्रेशन एल, डीएल का इंटीग्रेशन एल। ये वाला स्टेप देखो मैं वहां नहीं लिख रहा ना क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा। डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एल, अपर लिमिट माइनस तो बी माइनस ए, अपर लिमिट यहां कितनी है 2 पाई ए, माइनस का 0 तो 2 पाई। सही है, तो यहां पर भी वही कहानी करी है, डीएल का हो गया एल, अपर लिमिट 2 पाई ए, माइनस का लोअर लिमिट 0। ये हो गया क्या कैंसिल, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट